मीरापुर उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी का गठबंधन है। मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। चाय पे चर्चा करेंगे आज, और चुनाव की चर्चा जो होती है वो चाय पे बेहतर होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकारों की लंबी फहरिस्त है मेरठ में, लेकिन हम जो ज़्यादातर चर्चा करते हैं वो राजेश शर्मा जी और रविंद्र राणा जी से करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़मीनी पत्रकार हैं और अपना ही यूट्यूब चैनल खोला है और उसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। मीरापुर को लेकर बड़ी बारीकी से विश्लेषण करा हुआ है, इसीलिए इनसे चर्चा की जाएगी। तीसरे पत्रकार हमारे हरीश शर्मा जी हैं। हरीश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्राइम बीट में अपना दबदबा कायम रख चुके हैं और अभी भी बनाया हुआ है। पॉलिटिकल जानकारी काफ़ी अच्छी रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने लेफ़्ट की तरफ से, राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी, आखिरी वक्त पे बिल्कुल ये कहा गया कि सुम्बुल राणा का टिकट हो सकता है डमी है, तो इसलिए आरएलडी टिकट की घोषणा नहीं कर रही है। कहीं डमी कैंडिडेट ना उतार दिया हो अखिलेश यादव ने, तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति थी। लेकिन लास्ट में आके बीजेपी से लेना पड़ा अपना कैंडिडेट। इतनी लंबी फेरिस्त थी उम्मीदवारों की। हाँ, अब देखो ये है कि अब जो टिकट कल जब घोषित हुआ तो जो रालोद का अपना कैडर वोट है, जो कैडर है, उनके कैडर के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनमें इस बात को लेकर जरूर नाराज़गी थी कि अब भाजपा का गठबंधन है और गठबंधन में वो अपने आप को बहुत मुफीद भी मानते थे और जीत भी सुनिश्चित माने हुए थे। इसीलिए बहुत लंबी फेरिस्त थी टिकट मांगने वालों की। तो हालांकि ये तो बड़ी हैरत की बात है कि आज के दौर में जब गठबंधन है उसके बाद भी उन्हें प्रत्याशी बीजेपी से लेना पड़ा। हालांकि देखो, पॉलिटिकल लोगों के वो अलग तरीके से सोचते हैं। जो पार्टी के कैडर के नेता हैं वो अपने लिए सोचते हैं कि हम लोग विधायक बन जाएं या सांसद बन जाएं। जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो जीत के लिए सोचते हैं कि हमें जीतना है। तो हो सकता है कि यहाँ भले नाराज़गी हो, जयंत चौधरी जी ने वो लंबा सोचा हो कि भाई हम जीत सकते हैं। और जो अति पिछड़ा वोट बैंक है मीरापुर में, अति पिछड़ा वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। और अब चूँकि सबके नामांकन हो गए हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के और जो निर्दलीय सबके नामांकन होंगे, अब ये लग रहा है कि रालोद ने जिस तरह अति पिछड़ा मिथिलेश पाल पे दांव खेला है, तो इस बात को लेकर हालांकि बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों में चर्चा भी है। ये तो अलग बात है, वो तो बहुत छोटी बात है कि भाई रालोद में नाराज़गी है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि रालोद और भाजपा गठबंधन ने अति पिछड़े पे विश्वास किया, तो बड़ा वोट बैंक में खुशी भी है। और महिला को सामने महिला ही है, महिला के सामने महिला। दूसरा, मिथिलेश पाल के बारे में ये जाना चाहता, मैं एक बार बता दूं। देखो, मिथिलेश पाल बहुत सरल महिला है। जब बागपत में चुनाव होता है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान रालोद के प्रत्याशी होते हैं, तो प्रत्याशी बनते ही एक बड़ी बयार होती है उनके, जो उनका व्यवहार है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का, उनके व्यवहार को लोग उन पर चर्चा करते हैं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान का व्यवहार अच्छा है, सादगी में रहते हैं, रालोद के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर मैं मिथिलेश पाल जी की बात करूं तो 95 में जब पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने जिला पंचायत का बसपा से चुनाव लड़ा और वो लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही। जब वो याद है 2002 में एक बार जब बसपा सुप्रीमो मायावती बिजनौर में आई थी तो उन्होंने मुझसे से कहा था कि मिनी मुख्यमंत्री है मिथिलेश पाल। अच्छा, हाँ, बहुत करीबी रही वो मायावती जी की। उसके बाद जब 2007 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो 2007 में सरकार तो बन गई थी बसपा की उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ से मोरना से कादिर राणा विधायक बने थे। फिर जब 2009 का समय आया तो कादिर राणा साहब को बसपा चौक पर आ गया क्योंकि बसपा सरकार थी और वो सांसद वो रालोद छोड़कर आरएलडी वो बसपा में आ गए और 2009 में मुजफ्फरनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ जीत भी गए। फिर 2009 में जो उपचुनाव हुआ उसमें मोरना से, तो मिथिलेश पाल को आरएलडी ने टिकट दिया, तो तब वो अच्छी मतों से जीत कर आई थी। बिल्कुल। रविंद्र जी, मिथिलेश पाल को तो उपचुनाव लड़ने का पूरा अनुभव है। 2009 में कादिर राणा के ही परिवार से टक्कर थी। उनके भाई, जो मेरे को पता चला भाई लगते थे या रिलेटिव थे, वो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी से और मिथिलेश पाल ने उन्हीं को हराया था। अब इतिहास दोहराया जाएगा या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रहने वाली है बाजी यहाँ पे? देखिए, समय के साथ इक्वेशंस बदलते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जो इक्वेशंस असेंबली के इलेक्शंस में होते हैं वो पार्लियामेंट में बने रहें ये ज़रूरी नहीं है, और पार्लियामेंट के ट्रेंड्स असेंबली में बने रहें ये ज़रूरी नहीं होता। तो समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इक्वेशंस बदलते रहते हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि जो रिज़ल्ट उस वक्त आया था वही आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर किसी चुनाव की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो बहुत शुरुआत में इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया होता। तो आरएलडी को और बीजेपी के खेमे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी कैंडिडेट फाइनल करने में। ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतना टाइम लगा दिया? और फिर आरएलडी ने, जिसके खाते में सीट है, वो 25-30 दावेदार बता रहे हैं कि थे उनके पास नामांकन करने के लिए, मतलब प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी लिस्ट थी, जिसमें पूर्व में विधायक भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए। जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि टिकट हमें मिलना चाहिए। संगठन के बड़े नेता हैं, सचिव हैं, उन्होंने भी पूरी नामांकन, मतलब माफ़ कीजिएगा, प्रत्याशी बनने के लिए पूरी दमखम लगाए, लेकिन फिर भी बीजेपी से क्यों लेके आना पड़ा? देखिए, सियासत का जो खेल है वो शतरंज की तरह है। आखिरी वक्त तक शहमात चलता रहता है और ये भरोसा नहीं होता कि जो आदमी अभी साथ में है वो अगले पल कहाँ होगा। हरियाणा के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के एक लीडर ऐन मौके पर राहुल गांधी के साथ रैली में मंच शेयर कर लेते हैं। ये हमने पहले भी देखा, 5 बार के एमपी गाजियाबाद के रमेश चंद तोमर, वो कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं कांग्रेस से, गौतम बुद्ध नगर से, और आखिरी वक्त में चले जाते हैं मोदी जी के मंच पे। तो पॉलिटिक्स में कब क्या इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, कब पासा पलट जाएगा, ये कहना मुश्किल होता मतलब है। इससे हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए आखिरी वक्त तक दोनों दल भांप रहे थे पल्स। जैसे कादिर राणा के बेटे की जो पत्नी है सुम्बुल राणा, वो बहुत, अगर देखें तो एक बहुत पॉलिटिकल परिवार है। 3 विधायक तो खुद उनके परिवार के रहे हैं। बिल्कुल। कादिर राणा खुद विधायक रहे, सांसद रहे, उनके भाई नूर सलीम राणा विधायक रहे, और इनके अलावा जो है शाहनवाज जो है वो विधायक रहे। तो राजनीतिक परिवार है, मुनकाद अली की बेटी हैं, और फाइनेंशियली बहुत साउंड है। आप उनके एफिडेविट को देखेंगे जो उन्होंने फाइल किया सुम्बुल राणा ने, तो लगभग 20 करोड़ का एसेट अकेले सुम्बुल के नाम पे दिखाया गया है। अच्छा। तो आप देखिए जितने मेंबर्स हैं उस फैमिली के, अगर उस हिसाब से आप काउंट करेंगे तो कितना एसेट है, अरबों का एसेट उस फैमिली के पास है। और एक पुरानी समृद्ध पॉलिटिकल विरासत है, इक्वेशंस हैं, पॉलिटिक्स में एक बड़ा दखल है, औद्योगिक घराना है। तो ऐसे में आरएलडी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि वो ऐसा समीकरण बिठाए कि जिसमें जीत की संभावनाएं ज़्यादा हों। दरअसल वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो भी गजब है। आप देखिए, लगभग 38% के आसपास वहाँ पे मुस्लिम और पिछड़ा है, लगभग 5% वहाँ सवर्ण है, और 19-20% के आसपास दलित है। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट तक अगर मोहरे बदल जाते हैं तो रिजल्ट्स बदल सकते हैं। आप सोचिए कि अभी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम हैं, आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम हैं, ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम हैं, सभी पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट। तो अब ऐसे में दलित वोटों की एक अहमियत है। बिल्कुल। अब 38% में से अब पूरा 38% मिथिलेश पाल को चला जाएगा या पूरा 38% आरएलडी को मिल जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। और दलितों का रुझान चंद्रशेखर के साथ और उधर जो है बेंजी के साथ रहता है, तो उधर से कोई इस बात का पक्का वो नहीं था, गारंटी कि भाई वो शिफ्ट कर जाएगा आरएलडी की तरफ। तो अगर 38% पक्का भी मान लें दोनों तरफ का, तो विनेबिलिटी तो डिपेंड करेगी ना कि जो 5% सवर्ण वोट है वो किधर जाता है, या जो 19-20% दलित है वो किधर जाता है। तो वो कहीं भी मुकाबला नहीं होने वाला, मतलब कांटे की टक्कर रहेगी निश्चित तौर पे। अभी भी बहुत मुश्किल मुकाबला है। और जो मैं शहमात की बात कह रहा था, वो शहमात केवल पार्टियों के बाहर ही नहीं चलती है, एक दूसरी पार्टी को शहमात नहीं देते लोग, अंदर भी चलती है। आरएलडी के भीतर भी चल रही थी और आरएलडी और बीजेपी में चल रही, दोनों में चल रही थी। मुझे लगता है कि यहाँ भूपेंद्र चौधरी बाजी मार ले गए। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो वेस्टर्न यूपी में लगातार गोटियाँ बिछाते हैं। पिछले 10 साल में हमने देखा कि जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और लगातार उनका मूवमेंट इधर रहा। टिकट डिसाइड करने में उनकी भूमिका रही, ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन करने में उनकी एक भूमिका रही। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तो मुझे लगता है अपनी लीडरशिप के सामने भूपेंद्र चौधरी 100 नंबर ले आए 100 में से। वो आप देखते हैं कि 4-5 दिन पहले भूपेंद्र चौधरी अचानक जयंत चौधरी से मिलने जाते हैं गुलदस्ता लेके।
तो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो इतने दिन बाद जयंत चौधरी को मंत्री बनने की बधाई देने जा रहे थे। वहाँ टिकट पर डिस्कशन हुआ और भूपेंद्र चौधरी इसमें कामयाब रहे कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को आरएलडी से डिक्लेयर करवा दें, बीजेपी के नेता को आरएलडी का कैंडिडेट डिक्लेयर करवा दें, और फाइनली उन्होंने डिक्लेयर करवा लिया। तो अल्टीमेटली जब ये ज्वाइनिंग हुई थी मिथिलेश पाल की समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, तो इसमें भी बड़ी भूमिका संजीव बालियान की थी, इसमें भूपेंद्र चौधरी की भूमिका थी। और जब मिथिलेश पाल कैंडिडेट डिक्लेयर होती है तो सबसे पहला जो मैसेज आता है फेसबुक पे वो संजीव बालियान का आता है बधाई का। अच्छा। और आरएलडी का तो मैसेज ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह से कहीं से टाइप होके आया है, सारे नेताओं ने वही शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया टीम है बिल्कुल। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछड़े वर्ग की महिला को टिकट देने पर जयंत चौधरी का धन्यवाद। अच्छा। तो उसमें वो ये सब गौण कर गए कि ये हमारी दल की नेता थी पहले, अभी बीजेपी से आई हैं। तो इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मेहनत करी, टिकट दिलवाया मिथिलेश पाल को, तो इस तरीके से तो आरएलडी कहीं पर बचने की नहीं है। अगर बाहरी कैंडिडेट लेके आएंगे, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट लेके आते रहेंगे, ऐसे तो नाराज़गी बता ही रहे हैं कि सब नाराज़ हैं कि आरएलडी में इतने बड़े नेता हैं फिर भी उनको टिकट नहीं दिया और बीजेपी वालों को दे दिया टिकट। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात तो जयंत चौधरी जी को सोचनी पड़ेगी कि वो अपने कैडर बेस किसी कार्यकर्ता को टिकट देते या बीजेपी के किसी नेता को टिकट देते। हालांकि लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब वो पहले आरएलडी में रही हैं, विधायक तो वो आरएलडी से ही थी, लेकिन ये कोई बहुत मजबूत तर्क नहीं है। अभी एज फैक्टर भी जो है, आप देखें कि मिथिलेश जी अगर कल विधायक बन भी जाती हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आरएलडी उनके बेसिस पे अति पिछड़ों की बड़ी लामबंदी अपने पक्ष में कर लेगा या वो उनका कैडर खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि योगी जी के लिए ये सीट विन करना इम्पोर्टेंट है। एट एनी कॉस्ट वो ये चाहते हैं कि ये जो 9 सीटें हैं जिन पे चुनाव हो रहा है वो 9 की 9 जीतें, तो उसमें साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता हो वो कर रहे हैं उसको। तो यहाँ अगर जयंत चौधरी एग्री हो जाते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं तो उनका इंटरनल इशू है, ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी का कैडर कैसे खड़ा करेंगे। हरीश जी हमारे साथ, साम दाम दंड भेद सब आपको क्या लगता है भाजपा अपनाने को तैयार है इस उपचुनाव में, जैसे कि साथी बता रहे हैं? हाँ, देखिए, ये हमेशा से चुनाव में होता रहा है। साम दाम दंड भेद की व्यवस्थाएं हमेशा रही हैं। कोई भी दल सत्ता में रहा हो, विपक्ष में रहा हो, वो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरे संसाधन के साथ चुनाव मैदान में जाता है और वो परिस्थितियाँ हर बार हर चुनाव की अलग होती हैं। इस बार भी वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक तर्क की बात, मेरे दोनों बड़े भाई हैं, सीनियर पत्रकार हैं, दोनों ने बता भी दी हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक मुद्दा जो लाइन से हट गया, कुछ लोगों को जो चर्चा आपको आगे देखने को मिलेगी, वो ये है गंगा स्नान है और चुनाव है। ऐसे में जो मूल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का, हाँ, वो कार्तिक के मेले में गंगा स्नान पर चला जाएगा। जहाँ जहाँ आसपास मेला लगा होगा, जैसे गढ़मुक्तेश्वर में तो बहुत भीड़ होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। बिल्कुल, मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मैंने इन सारी व्यवस्थाओं में देखा है अब तक, वो ये समझ में आया कि पूरा जो कार्तिक मेले की व्यवस्थाएँ हैं ये जाटों पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितनी भी जाट बाहुल्य इलाके हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा कार्तिक मेले, चाहे गढ़गंगा पे लगता हो या मेरठ के मखदूमपुर में। ऐसे में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो थोड़ा सा एक परेशानी में आएगा। अच्छा, उधर क्योंकि दूसरी तरफ सुम्बुल राणा है और 38% वोट बैंक की बात अभी राणा जी ने कही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों राजनीतिक फैमिलियां हैं। उधर सुम्बुल राणा के पिताजी भी और उधर फादर इन लॉ, दोनों लोग मजबूत नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। खासकर उनकी डेली रूटीन यहाँ के लोगों से बातचीत करना और वो सब चीज़ें रही हैं। आपने तमाम अनमोल यहाँ देखा होगा कि उनका आना जाना कार्यक्रम में रहना, तो जिस तरीके से यहाँ के पब्लिक से उनका कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं सुम्बुल राणा को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मिथिलेश पाल कोई हल्की कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि खुद चुनाव का काफ़ी अनुभव है और सत्ताधारी जो दल है उनसे रालोद का गठबंधन है,
तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ कुछ समस्याएं आए, लेकिन जिस तरीके से कार्तिक का मेला यहाँ पर रहेगा इस बार लोग कुछ वोटर जो है वो वहाँ पर वोट वहाँ पर करने नहीं जाएगा। हालांकि इस संदर्भ को लेकर के कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग में गईं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शायद वो इस तरह का प्रार्थना पत्र वहां स्वीकार नहीं किया गया या उनसे कह दिया गया कि इससे ये विषय इतना बड़ा नहीं है कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बात चर्चा में है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। और ये मेरा मानना है कि ये गठबंधन एनडीए के लिए नहीं, ये सामने इंडिया गठबंधन के लिए भी ये चैलेंज होगा, उनके लिए भी अपने इलाके के लोगों को वोट में तब्दील कर पाना चैलेंज रहेगा इस बार। जी, तो आपको क्या लगता है राजेश जी, क्या ये जो कार्तिक का मेला लगने वाले हैं इससे क्या वोट बैंक पे असर डालेगा किसी भी पार्टी के? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना तो पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान की बात करते हैं तो जो जाट कम्युनिटी है सबसे बड़ी संख्या में वही गंगा स्नान पे रहते हैं। उनके डेरे होते हैं, गंगा स्नान से 15 दिन 20 दिन पहले वो लोग डेरा जमाते हैं और वहाँ रहते हैं पूरे धूमधाम के साथ में। थोड़ा वो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग, चुनाव 13 नवंबर का है और गंगा स्नान 15 नवंबर का है, तो 2 दिन का अंतराल है और वहाँ डेरा तो लगभग 6 या 7 अक्टूबर से अब हालांकि शुरू हो गया। अगर हम बात करें गढ़मुक्तेश्वर की तो वहाँ तो बड़ी संख्या में सब लोग चलेंगे, तैयारी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर अनमोल जी देखने को आप देखो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में चूँकि अगर इतना आसान चुनाव होता, सुम्बुल राणा को अगर इतना हल्का मान लिया होता तो ये गठबंधन बीजेपी और रालोद का है अरेली का। अगर उसे इतना हल्का मानते कि सुम्बुल राणा बहुत हल्की है या उसके जो ससुर हैं कादिर राणा बहुत हल्के हैं, तो चुनाव टिकट के लिए वेट एंड वॉच ना करना पड़ता। वो जानते हैं कि कादिर राणा वो किस तरह के, वो जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब सुम्बुल राणा तो एक तरीके से चेहरा है, फेस है, पीछे तो कादिर राणा ही चुनाव लड़ रहे हैं। यही और इसलिए तनाव में थे बीजेपी और आरएलडी दोनों तनाव में थे कि वो पहले इंतजार में थे कि लग रहा था ये टिकट, जब सिंबल की बात हुई तो जो लगातार बात हुई कि हो सकता है कि सुम्बुल राणा का टिकट कट जाए, क्योंकि इसलिए लोग कह रहे थे कि टिकट कटेगा। अमूमन जब पॉलिटिकल पार्टियां से सिंबल मिलता है तो सिंबल में नाम और विधानसभा का नाम आता है। इनके पास जब ये सिंबल लेने गए तो ये कोरा सिंबल लाए, उसमें नाम नहीं था। तो नाम ना आने का मतलब था ये खुद इनसिक्योर थे कि हो सकता है कि सुम्बुल राणा को बहुत सारे एनओसी ना मिले, कोई एनओसी ना मिले या वोटर लिस्ट में कहीं उसका नाम में कहीं संशोधन ना हो पाए, और जब नामांकन हो तो पता चला कि प्रशासन उसका नामांकन निरस्त कर दिया। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ थे। पूरी तैयारी के साथ थे कि अगर कहा जाता है कि ये सरकार का चुनाव होता है, जो चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदाजा लगा के चल रहे थे कि ऐसा ना हो जाए कि हाँ, अगर एनओसी नहीं मिलेगी तो हो सकता है फिर कादिर राणा के बेटे चुनाव लड़ते, सुम्बुल के पति चुनाव लड़ते, या कादिर फिर राणा का परिवार ही कोई ना कोई चुनाव लड़ता है ना, कादिर राणा भी चुनाव लड़ सकते थे। और जहाँ तक बसपा का मामला है, आप देखो जो आज़ाद समाज पार्टी है उसे इतना कमज़ोर नहीं आंक सकते। अभी मीरापुर की बराबर में नगीना लोकसभा सीट है, मिली हुई लोकसभा सीट है। आप बताइए, लोकसभा जब चुनाव होता है 2024 में तो भाजपा बसपा सपा और तमाम वहाँ पूरी ताकत लगती है, उसके बाद भी इंडिपेंडेंट होकर चंद्रशेखर बड़ी लीड के साथ में वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। और बसपा फ़ायदा करेंगे अपनी पार्टी के लिए या नुकसान पहुँचाने वाले हैं किसी को? वो चुनाव लड़ेंगे, अच्छी बेहतर लड़ेंगे, उसके चुनाव को नुकसान जो भी होगा उसके लिए जो जितना भी वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए मुसीबत भरा होगा, आरएलडी के लिए नुकसान पहुँचाएंगे। चंद्रशेखर की पार्टी है, अपना कैंडिडेट उतारा, मुस्लिम कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है कि किसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या उनका कैंडिडेट इतना मजबूत है कि आउट ऑफ द बॉक्स आके वो जीत दर्ज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, चंद्रशेखर के कैंडिडेट में और बहन जी के कैंडिडेट में तो ये होड़ रहेगी कि तीसरे नंबर पे कौन आता है। पहले 2 में तो लड़ाई आरएलडी बीजेपी का जो कैंडिडेट है मिथिलेश पाल और इधर जो है सुम्बुल राणा सपा की कैंडिडेट, इनके बीच में रहने वाली है। वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें डिपेंड इस पे करेगा कि वो दोनों दल मुस्लिम वोट कितना ले पाते हैं और उनके बीच में उनमें दलित वोटों का बंटवारा कितना होता है, इस पे निर्भर करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि जैसे आम तौर पे ऐसा होता है कि जातियों की टेंडेंसी होती है कि वो मजबूत प्रत्याशी की तरफ चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम मतों का ज़्यादा रुझान कादिर राणा की तरफ रहने वाला है, और मिथिलेश के लिए जो मुश्किल है वो यही है कि दलित वोटों में जो बिखराव होगा उसको रोकना उनके लिए चुनौती है।
आखिरी सवाल हरीश जी से लेता हूं मैं। हरीश जी, अभी 2 दिन पहले जयंत चौधरी ने अपने पार्टी के कुछ लोगों को बुलाया था, उसमें ज़्यादातर ये लोग थे जिन्होंने नामांकन करने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए अप्लाई किया था, अपने फॉर्म दिए थे। तो जयंत चौधरी ने उस बैठक में, जो मेरे को सूत्रों ने बताया, कहा था कि आप तैयारी रखिए, किसी का भी टिकट हो आपको चुनाव लड़वाना है। आपको क्या लगता है, अब मिथिलेश पाल जो बीजेपी में थी, 2 साल 2.5 साल वो बीजेपी में आई रहीं और उसके बाद अब आरएलडी से टिकट मिला है, क्या आरएलडी के जो नेता हैं, संगठन है, वो उनको चुनाव मजबूती से लड़ाएगा या नहीं? देखिए, चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया है और ये संगठन, ये उपचुनाव हो या सामान्य चुनाव हो, जो प्रत्याशी खुद बनना चाहता हो, शख्स जो नेता खुद चुनाव की दौड़ में शामिल होना चाहता हो, वो कभी भी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़वाता। मैंने बहुत अच्छे से देखा है, उसके उदाहरण तमाम अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हापुड़ मेरठ लोकसभा चुनाव पे यहाँ किस तरीके से खींचतान रही, उसका नुकसान आज तक लोगों को भरना पड़ रहा है। कहीं होटलों पे छापेमारी हो रही है और कहीं जीएसटी के छापेमारी की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें अनमोल छुपी नहीं हैं और इस बात को राजनेता मंचों से ज़रूर कहते हैं कि हम एक साथ मिल कर के चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन धरातल पे नहीं दिखता है। आपने सरधना विधानसभा में देखा, उसके अलावा मुजफ्फरनगर विधानसभा में देखा, अपने लोग भीतरघात कर रहे हैं, अपने लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे राजकुमार सांगवान का चुनाव था लोकसभा का, आरएलडी से टिकट हो गया उनका बागपत से, तो बीजेपी के बहुत कम लोग दिखे थे। इस तरीके से ही रहने वाला है, जैसे मिथिलेश का अब यहाँ पे टिकट हुआ है तो आरएलडी के बहुत कम लोग दिखे, क्योंकि आरएलडी के लोगों ने यही कहा था, नेताओं ने, कि कुछ भी हो आरएलडी पार्टी में से ही कोई कैंडिडेट होना चाहिए। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ अनमोल, समस्या ये है कि रालोद ने अपने किसी कैंडिडेट को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बनाया जो असल में कैंडिडेट होना चाहते थे। हाँ, और बीजेपी का एक इम्पोर्ट नेता यहाँ पर आता है और कैंडिडेट बन जाता है। ऐसे में बीजेपी के तमाम लोग भी नाराज़ हो गए, जो ये चाह रहे थे कि यहाँ ये सीट हम लोगों को मिले, लेकिन ठीक है, गठबंधन की बात थी, उनका सम्मान रख दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए रालोद की, तो रालोद का पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में काफ़ी दबदबा है, क्योंकि जाट बाहुल्य इलाका है और जाटों पे मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, दादाजी इनके। यहाँ पे जाटों की संख्या बहुत कम है दरअसल में इस मीरापुर विधानसभा में। बात वो मीरापुर विधानसभा की नहीं है, बात दिल से कनेक्शन होने की, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का, उनके पिताजी का, उनके बेटे का, उनके पोते का जो कनेक्शन पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, वो जाट बाहुल्य इलाके से जुड़ा हुआ है ना। किसी विधानसभा पे ज़्यादा हो सकती है, किसी पे कम हो सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक यहाँ पर चर्चा है वो यही है कि कहीं ना कहीं भीतरघात अगर रुक गई तो मिथिलेश पाल बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगी, वरना सुम्बुल राणा बड़ी मजबूत टक्कर देने वाली कैंडिडेट हैं इस समय। बस तीनों से एक एक सवाल ले लेता हूँ, हाँ या ना में। क्या मिथिलेश पाल की घर वापसी में आरएलडी के नेता कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे जीत दर्ज करवाने में, हाँ या ना? देखो, आरएलडी के नेता तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे। वहाँ एक परंपरा है, ये है कि नाराज़गी रही, कुछ समय के लिए नाराज़गी होगी, लेकिन वो सबको मना लिया जाएगा। मनाना एक अलग बात होती है और किसी कार्यकर्ता का दिल से कैंडिडेट के लिए काम करना डिफरेंट चीज़ होती है। तो मिथिलेश पाल को चुनाव लड़वाएंगे आरएलडी? नॉमिनेशन फाइल कराने जा सकते हैं लोग, साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं मंचों पे, लेकिन चुनाव में बहुत मैनेजमेंट करना होता है, वोटर्स को ग्रास रूट पे मोबिलाइज करना होता है, बहुत लोगों को फ़ोन करने होते हैं, झंडा बैनर लगाना होता है। इसीलिए क्योंकि टाइम कम है, हाँ या ना? नहीं, हाँ ना में ब्लैक एंड वाइट में इसका जवाब मुझे लगता है नहीं है। मैनेजमेंट बहुत दिखेंगे, इम्प्रेशन देंगे वो साथ रहने का, लेकिन रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है ना? नहीं, गारंटी किसी भी रूप से नहीं दी जा सकती, क्योंकि मन में सबके अपने अपने मलाल हैं, अपने अपने दर्द हैं। तो ये थे हमारे साथ वेस्ट यूपी के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कहा कि मीरापुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल के लिए ये समस्या हो सकती है, जो आरएलडी के कार्यकर्ता नेता हैं वो उनको चुनाव कैसे लड़वाएंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।